हेलो बच्चों, आज हम गणित का प्रथम अध्याय स्टार्ट करेंगे जो कि है पूर्ण वर्ग संख्या की अवधारणा स्पष्ट करना, जिसे हम खेल खेल के माध्यम से समझेंगे। ये है पिंकी। पिंकी को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और वह रोजाना स्कूल जाती है। आज भी वह स्कूल गई है। ये हैं पिंकी के दोस्त। पिंकी का प्रथम कालखंड ही होता है गणित का, जहाँ उनकी शिक्षिका आ गई हैं और उन्होंने कहा, बच्चों मैंने कल आपको छोटे छोटे गोले लाने को कहा था, क्या आपने ये गोले लाए हैं? सभी बच्चों ने कहा, हाँ मैडम जी, हमने ये सारे गोले लाए हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इन गोलों को अपने आपस में बांट लीजिए। कोई 4 गोले ले लीजिए, कोई 9 गोले ले लीजिए, कोई 25, कोई 10, कोई 12, कोई 13, कोई 20, कोई 25। इस तरह से अपने गोलों को बांट लीजिए और गोलों को बांटने के बाद आप इन्हें इस तरह से जमाइए कि स्तंभ और पंक्तियों में जब जमाएं तो ये समान समान संख्या में हों। क्या कहा हमने? जब इन गोलों को जमाएं तो स्तंभ और पंक्तियों में समान समान संख्या में गोले हों। ठीक है? सभी बच्चों ने कहा यस मैडम जी। अब आपने कार्य कर लिया होगा। तो किसके पास 4 गोले थे? वो 4 गोला तो बहुत कम संख्या में है, वो तो अभी तक जमा भी लिया होगा। पिंकी ने कहा, मैडम जी मेरे पास 4 गोले थे, ये देखिए मैंने उसे जमा लिया है। एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला और ये चौथा गोला। मैंने प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में 2-2 की जोड़ियाँ बनाते हुए गोले जमा लिए हैं। बहुत अच्छा पिंकी। 9 किसके पास थे? मैडम जी मेरे पास, और मैंने इसको इस तरह से जमाया है। बहुत बढ़िया। मैडम जी मेरे पास 16 गोलियां थीं और इन 16 गोलियों को मैंने कुछ इस तरह से जमाया है, 4-4 पंक्तियों में और 4-4 स्तंभों में। इस तरह से मैंने सारे गोलों को जमा लिया है। मैडम जी मेरे पास बहुत सारे 25 गोलियां थी, मैंने 25 गोलियों को कुछ इस तरह से जमाया है। 25 की 25 गोलियों को मैंने सारे स्तंभों और पंक्तियों में जमा लिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी ने जमा लिए। अब किसके पास 10 गोलियां थी वो ज़रा बताए? मैडम जी मेरे पास 10 गोलियां थी, मैंने उनको इस तरह से जमाया। तो 9 की संख्या में जमाते समय तो मैंने 3-3 के जमा लिए, परंतु एक गोलियां मेरी शेष रह गई। दूसरे विद्यार्थी ने कहा, मैडम जी मेरे पास 11 थी, मैंने ऐसे ही जमाया, मेरे पास 2 शेष रह गई। तीसरे ने कहा, मैडम जी मेरे पास 13 थी, 12 थी, 13 थी। अन्य बच्चों ने भी ऐसे ही बताना शुरू किया जिनके ऐसा जमा हुआ पंक्ति और स्तंभ नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर मैडम जी ने इन्हें समझाया। मैडम जी ने कहा, बच्चों जब आप पूरे स्तंभों और पंक्तियों में समान समान संख्या में गोले जमा रहे हैं तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से जम पा रहे हैं और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण रूप से नहीं जम पा रहे हैं। तो इनमें ऐसा क्या फ़र्क है, चलिए जानते हैं। पिंकी, आपने जब ऐसे 4 गोलों को जमाया तो आपने 2-2 के तो 2-2 के स्तंभ और पंक्ति बनाए। 2 स्तंभ में गोले रखे और 2 पंक्ति में गोले रखे, 2 को 2 से। इस तरह से हमें पूर्ण गोले प्राप्त हुए 4, और आपके पास गोले थे 4, और ये
पूरा पूरा एक जमा जमाया हमें बिंदुएं मिल गई। तो और संख्या देखते हैं। हमने जब 9 गोले लिए थे तो इसे भी हमने 3-3 के पंक्ति और 3-3 के स्तंभ में जमा लिए थे। ये हमने लिया था 16 और 16 को भी हमने जमा लिया था 4 गुने 4 के बिंदुओं में। हमने जब 25 लिया था तो इसे भी हमने जमा लिया था 5 गुने 5 के बिंदुओं में। तो हमने ये देखा कि कुछ संख्याएं हैं 4, 9, 16, 25। इन्हें तो हम बड़े आसानी से पंक्ति और स्तंभों में गोलों को समान समान रूप से जमा पा रहे हैं और इनको हम बड़े आसानी से समान समान अंकों में लिख भी पा रहे हैं। जैसे कि मैंने 25 को 5 गुणित 5 के रूप में लिख दिया, 4 को मैंने 2 गुणित 2 के रूप में लिख दिया और आगे संख्याओं 16 को मैंने 4 गुणित 4 के रूप में लिख दिया और 9 को मैंने 3 गुने 3 के रूप में लिख दिया। देख रहे हैं, आपने 16 को 4 गुणित 4 समान समान अंकों में गुना करते हुए लिख दिया। 9 को भी हमने 3 गुणित 3 3 को 3 से समान समान अंकों में गुना करते हुए लिख दिया। 4 को भी हमने 2 गुणित 2 समान समान अंकों में गुना करते हुए लिख दिया। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम समान समान अंकों में गुना करते हुए प्रदर्शित कर दें, क्या कहा हमने? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम समान समान अंकों में गुना करते हुए लिख पाएं, उन संख्याओं को हम, एक बार और देख लीजिए, हम 4 को 2 गुणित 2 के रूप में लिख सकते हैं। हम 9 को 3 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं। हम 16 को 4 गुणित 4 के रूप में लिख सकते हैं। 25 को हम 5 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम समान समान अंकों में गुना करते हुए प्रदर्शित कर सकते हैं और जब हम इनकी बिंदुएं लगाते हैं तो हमें इस तरह से समान समान स्तंभ और पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम समान समान अंकों में लिख सकें गुना करते हुए, उन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसी संख्या को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। और जो संख्याएं इस तरह से प्रदर्शित ना हो, जैसे कि यह संख्या, यहाँ पे एक स्तंभ में 4 संख्या है और पंक्तियों में 3 है, तो यहाँ तो समान समान अंकों का गुना ही नहीं हो पाया और हमें इससे यहाँ गुना करने से तो 12 प्राप्त होता है, किंतु हमारे गोलों की संख्या तो 10 है। अतः हम कह सकते हैं 10 को हम इस तरह से नहीं जमा सकते। और भी संख्याएं हैं, ये देखिए, ये भी तो समान स्तंभ और समान पंक्तियां नहीं बन पाई। देखिए, ये भी समान स्तंभ और समान संख्या नहीं बन पाई। तो इन गोलों को अगर हम गिने तो क्या क्या गोले आ रहे हैं, कितनी संख्या आ रही हैं? 10 आया, 11 की संख्या आई, 12 के गोले आए, 13 के गोले आए, 14 आया और अभी हम गिने तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 भी समान स्तंभ और समान गोलों में नहीं प्रदर्शित हो पाया। अतः हम कह सकते हैं कि 10 11 12 13 14 15 ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हैं। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हैं, क्योंकि ये सभी संख्याओं को हम समान समान संख्याओं के गुणा के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कहा मैंने? ये 10 11 12 13 14 15 ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इन्हें हम समान समान अंकों को गुणा करते हुए प्रदर्शित नहीं कर सकते। और वे संख्याएं जिन्हें हम समान समान गुणा करते हुए प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि एक अभी ये 15 की संख्या है, जैसे कि यहाँ पर एक और गोला आ जाए तो ये बन जाएगी 16। अब देखिए यहाँ जब ये 16 की संख्या हो तो 16 की संख्या हो तो 4-4 स्तंभों में है और 4-4 पंक्तियों में है। 4-4 पंक्तियों में है और 4-4 स्तंभों में है और 4-4 पंक्तियों में संख्या है। तो इस तरह से 4-4 के जब ये गुणा करते हुए हम 16 प्राप्त कर लेते हैं, तब हम कहेंगे 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। और ऐसी संख्याएं जिन्हें समान समान अंकों में गुणा करते हुए प्राप्त नहीं कर सकते, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे 15 है, 15 को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 गुणित 5, तो 3 और 5 तो समान समान अंक है नहीं। आप 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणित 3, तो 4 और 3 तो समान समान अंक है नहीं। आप 10 को लिख सकते हैं 5 गुणित 2 या 2 गुणित 5, तो 5 और 2 तो समान समान अंक है नहीं। इसलिए यह सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। एक बार लिस्ट देख लेते हैं। शिक्षिका ने अपनी बनाई हुई पूर्ण वर्ग संख्याओं की तालिका दिखाई। उन्होंने कहा, देखिए 1 गुणित 1 करने से 1 प्राप्त होता है, अतः 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 गुणित 2 करने से 4 प्राप्त होता है, अतः 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 गुणित 3 करने से 9 प्राप्त होता है, अतः 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, ये समान समान अंकों को गुणा करने से प्राप्त हुई संख्याएं हैं, अतः ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। आप 36 की ही बात कर लें तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि आप इसे 6 गुणित 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम समान समान अंकों के रूप में प्रदर्शित कर सकें गुणा करते हुए, वे पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। और जिन्हें इस तरह से ना प्रदर्शित कर सकें, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। अब बात ये है कि ये तो सारी 100 तक छोटी संख्याएं हैं। अब कोई आपको कहे कि बताइए 281 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं कौन सी संख्या का गुणा करूं 2 बार कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो बड़ी बड़ी संख्याओं के विषय में जब हम विचार करते हैं, ऐसे गुणा करके बना लें तो हमें बहुत दिक्कत जाती है। तो इसके लिए शिक्षिका ने कहा, बच्चों इसके लिए हमारे गणित में एक विधि भी है कि पूर्ण वर्ग संख्या कोई संख्या है कि नहीं इसे ज्ञात करने का। वो विधि कहलाती है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम कल के विषय में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा
संख्याओं को पता लगाएंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। तो इस तरह से आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। सभी का धन्यवाद।